हेलो स्टूडेंट्स, अब जेईई एडवांस में जो लास्ट 7 डेज बचे हैं, इन 7 डेज में कैसे हम अपनी प्रिपरेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने माइंडसेट को और बेटर कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस कर सकते हैं, इन्हीं से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सेशन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला एकेडमिक पार्ट, सेकंड सेल्फ केयर पार्ट एंड थर्ड माइंडसेट पार्ट। तो सबसे पहले एकेडमिक फ्रंट पे हम लोग देखते हैं। तो गाइस, एकेडमिक्स में मैं आपको कहूंगा कि अब जो आगे के 7 दिन हैं, इनमें कोई भी अपने को नई किताब नहीं पढ़नी है, कहीं भी कोई नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कोई भी नया टेस्ट पेपर अटेम्प्ट नहीं करना है, नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। ये समय है जितना हमने पिछले 2 साल, 3 साल या 1 साल में पढ़ा है, उसको बढ़िया तरह से अरेंज करने का, जहां जहां गैप्स है उनको और फिलअप करने का, ट्राई करने का। तो नया थ्योरी, नया टेस्ट अब बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। अब नए टेस्ट पेपर्स और नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि अब आप अपनी एक मैक्रो प्लानिंग कर लीजिए कि एग्जाम के 1 दिन पहले का बात छोड़ दीजिए। तो जो 6 दिन हैं उनमें किस तरह से आप कंप्लीट सिलेबस को एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के आप कंप्लीट चैप्टर्स नोट डाउन कर लीजिए। हो सकता है आपके पास ऑलरेडी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, अदरवाइज दोबारा से लिख लीजिए। और अब आप 6 दिनों में उनको ब्रेक कर लीजिए कि इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स को डेली लेते हुए मैं ब्लॉक्स में रिवीजन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एसएचएम, वेव, साउंड, इन तीनों टॉपिक्स को एक साथ ले लिया। अब इन तीनों टॉपिक्स को आप अपने मॉड्यूल और सेट में से रिवाइज कर रहे हैं, सारे फॉर्मूलाज को, सारे कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिविजिट कर रहे हैं। जो आपने एग्जाम्पल्स मिसलेनियस सॉल्व कर रखे हैं, उन एग्जाम्पल्स को आप फिर से कर रहे हैं, मेंटली आप रिहर्स कर रहे हैं और कुछ 2-3 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके भी देख रहे हैं। पूरे तीनों टॉपिक्स का, चारों टॉपिक्स का आप बहुत अच्छी तरह से आपस में कनेक्शन बना रहे हैं। जो पास्ट में आपने टेस्ट दिए हैं या जो जेईई एडवांस में आए हुए पेपर्स हैं, उसमें इन टॉपिक से किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं उनको रिकॉल करिए। कौन से टफ क्वेश्चंस थे जो नहीं हो पाए, कौन से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस थे। तो पूरे ब्लॉक का आपको अच्छी तरह से आइडिया हो जाना चाहिए। और जहां जहां आपको गैप्स फिल हो रहे हैं कि यार मेरे को सपोज डॉपलर में जब रिफ्लेक्शन होता है तो थोड़ी दिक्कत होती है, या जब बाउंड्री पे रिफ्लेक्शन होता है तो मेरे को थोड़ा दिक्कत होता है, तो या स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में मुझे दिक्कत होती है, तो जहां जहां आपको थोड़ी गैप्स फिल हो रहे हैं, ये अभी भी टाइम है कि आप उसको पढ़ें और उसको फिलअप करें, ताकि थियरी और स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्चुअली आप और मजबूत बने, कॉन्फिडेंस आपका और रेज हो। तो इस तरह से नेक्स्ट 6 डेज में नोट्स और मॉड्यूल के थ्रू जो आपने पढ़ रखा है उसी को वेल कनेक्ट करना है अच्छी तरह से, और गैप्स आइडेंटिफाई करके उनको फिलअप करने की कोशिश करनी है। प्लस बच्चों, पैरेलली जो जेईई एडवांस्ड के लास्ट 5 पेपर्स हैं, 23, 22, 21, 20, 19, इन पेपर्स को आप रिविजिट करिए। उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस आए, कौन से क्वेश्चंस एक्सेप्शनली डिफिकल्ट है, कौन से क्वेश्चंस मीडियम लेवल के हैं और कौन से क्वेश्चंस आसान लेवल के हैं। आपने उन क्वेश्चंस को जब सॉल्व किया था तो आपका रिस्पॉन्स कैसा रहा था। पेपर टू पेपर 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22 पेपर्स में कैसे वेरिएशन आया है। यदि इस तरह से वेरिएशन आता है तो आपकी कॉल क्या होगी, आप अलग अलग साल के पेपर में किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, ये सारा आपको अच्छी तरह से रिहर्स करना है। सिमिलरली आपके इंस्टीट्यूट पे जो लास्ट 5-6 टेस्ट हुए हैं, आप उनको भी वापस से सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि सारे क्वेश्चंस को आप लिख लिख के पूरा सॉल्व करें। आप जैसे 3 क्वेश्चन रीड करिए, 3 में से आप 2 को मेंटली रिहर्स कर लीजिए, 1 क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व कर लीजिए। तो ऐसे हर 4-5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप लिख के सॉल्व कर लीजिए और 2-3 क्वेश्चन आप मेंटली रिहर्स कर लीजिए। तो पेपर का लास्ट 5-6 टेस्ट का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेपर में आपका टेम्परामेंट कैसा रहा, आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस कैसा रहा, आपका जो कैलकुलेशन थी वो कैसी रही, वर्किंग कैसी रही, क्या आप कहीं पे हौच पौच हुए क्या। हर टेस्ट में, ऐसा मैंने पहले भी आपको एडवाइस किया था कि हर टेस्ट में अपने एक्सपीरियंसेस को नोट डाउन करना है, सो दैट लास्ट में हम उन सब में जहां जहां हमसे जो जो मिस्टेक्स हुई थी उनको रिविजिट करके अकॉर्डिंगली शैडो प्रैक्टिस कर सकें, करेक्शन कर सकें, ताकि सेम मिस्टेक हमारी फाइनल पेपर में रिपीट नहीं हो। प्लस जो लास्ट डे पे यानी कि सैटरडे पे और फ्राइडे के थोड़े पार्ट में जो आपको फाइनल मोमेंट पे फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, उनको अलग से अब नोट डाउन करके आपने अलग से उनको सेग्रीगेट करके रख दीजिए, सो दैट सैटरडे को अपने को कंफ्यूजन नहीं हो कि अपने को क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हर चैप्टर में फिजिक्स में कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कि आपको रिकॉल करनी ही पड़ती है, जो कि आप डिराइव करने में काफी टाइम लगता है। जैसे सपोज न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में आपका कांस्टेंट जो है वो आपको मेमोराइज करना है,
ऐसे जो सपोज आपका वेव का रिफ्लेक्शन हो रहा है बाउंड्री पे, तो वहाँ पे आपका रिफ्लेक्टेड वेव और रिफ्रैक्टेड वेव, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि ऑन द स्पॉट डिराइव करना हम प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज दैट कंज्यूम्स टाइम। तो वो हमने याद है और फाइनल डे के लिए, चाहे वो केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या फिजिक्स हो, अपने नोट डाउन करके रखी हुई है, ताकि सैटरडे को हम उसी में हमारा मेजर टाइम दें। तो ऐसे एकेडमिक फ्रंट्स पे अपने वो नोट्स, मॉड्यूल और जो लास्ट टेस्ट पेपर्स हैं, 10 टेस्ट पेपर्स हैं, उन पे ध्यान देना है। और प्लस लास्ट डे के लिए जो कुछ फॉर्मूलाज हैं, कॉन्सेप्ट्स है, थ्योरी है या क्वेश्चंस हैं, उनको अलग करके रखना है, जिनको हम रिवाइज करेंगे। तो ये पूरा पार्ट हमारा एकेडमिक फ्रंट पे हुआ। बच्चों, इस समय आपको जो भी जहाँ पे डाउट्स आते हैं, कहीं पे आपको कंफ्यूजन होती है, प्लीज स्टे कनेक्टेड विथ योर टीचर्स। टीचर से बात करना, टीचर से डाउट पूछना आपको एक अलग ही तरह की एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप में एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस जनरेट करता है। तो टीचर से डिस्कनेक्टेड मत रहो, आप उनको मैसेज करके, फोन करके या पर्सनली मिलके अपने डाउट्स रेगुलरली क्लैरिफाई करते रहो, क्योंकि उनसे बात करना ही आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट अप करेगा, आपके कॉन्फिडेंस को एलिवेट करेगा। तो स्टे कनेक्टेड विथ योर टीचर्स। अपने ऐसी जो कोर फ्रेंड्स हैं जिनमें आप एकेडमिक्स का डिस्कशन करते हुए आए हैं, उनसे भी आप डिस्कनेक्टेड मत हो, उनसे भी आप रेगुलरली डिस्कशन करते रहो, सो दैट अपन एक्चुअली सबसे वेल कनेक्टेड रहे, अपने को अच्छा लगे, माइंडसेट अपना रिलैक्स रहे, और अपने को डिफिकल्टी आ रही है ऐसी बाकी बच्चों को भी डिफिकल्टी आ रही है, तो हमें ऐसा नहीं लगे कि कुछ मेरे साथ ही दिक्कत है, सबके साथ थोड़े थोड़े इश्यूज हैं, ये आपको रियलाइज हो रहा है। अब बात करते हैं हम लोग पर्सनल फ्रंट पे। तो बच्चों, पर्सनल फ्रंट पे देखिए, जो जेईई एडवांस का एग्जाम है वो हमारे बोर्ड एग्जाम की तरह वॉमिट करने वाला एग्जाम नहीं है कि आपने लास्ट नाइट तक पूरा भरते गए और एग्जाम में जाके आपने जैसा पैटर्न आया था उसके हिसाब से वॉमिट कर दिया, पूरा लिख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड है, आपको ऑन द स्पॉट सोचना पड़ता है, मल्टीपल टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में रिकॉल करके उनको असिमुलेट करके अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए आपका माइंड का फ्रेश और रिलैक्स्ड होना बहुत जरूरी है। और माइंड को रिजुविनेट करने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपकी स्लीप है। तो इन 7 दिनों में चाहे पढ़ाई थोड़ी कम हो, लेट मी टेल यू, चाहे पढ़ाई थोड़ी कम हो, बट अपनी स्लीप में किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। अपनी डेली 7 to 8 आवर्स स्लीप होनी चाहिए, मस्ट है, क्योंकि तभी आपका दिमाग थोड़ा रिलैक्स्ड होगा और बेटर एनर्जाइज्ड होगा। तो अपना, क्योंकि जेईई एडवांस के दिन आपको सुबह 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 8 बजे तक सेंटर पर रिपोर्ट करना होगा, दैट मीन्स घर से 7 बजे तो निकलना ही होगा, 7, सवा 7, 7:30 बजे निकलना ही होगा। अकॉर्डिंगली आप 6, 6:30 बजे उठ रहे होंगे, यानी कि रात में आपको 10 से 11 के बीच में सो जाना होगा। तो जब फाइनल डे सैटरडे के दिन जो हम करेंगे वही अब लास्ट 7 डेज में हम कर रहे हैं। डेली हम रात को 10 से 11 के बीच में कामली सोने जा रहे हैं। तो ये पहला चीज रहा कि स्लीप में आप किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, सफिशिएंट स्लीप हम लेंगे। मतलब सैटरडे और फ्राइडे को तो आप 8-9 घंटे भी सोते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आप वेल रिलैक्स रहो, वेल एनर्जाइज रहो। पेरेंट्स भी इस चीज का ध्यान रखें कि नींद में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, अपने को अच्छी तरह से सोना है। सेकेंड बात आती है अपनी शेड्यूलिंग की। क्योंकि आपका एग्जाम 9 से 12 के बीच में और 2:30 से 5:30 के बीच में है, तो ये 2 स्लॉट्स में आपको टेबल और चेयर पे बैठ के अगले 7 दिनों, पहले से भी आप पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि मैंने क्लासेस में और सेशंस में भी बोला है, और अभी भी आप घर पे 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के बीच में आप रेगुलरली चेयर टेबल पे बैठ के ही पढ़ाई कर रहे हो। जैसा एग्जामिनेशन हॉल का एनवायरनमेंट होता है कि फ़ैन चल रहे होते हैं, विंडोज़ खुली होती है, कहीं पे कूलिंग होती है, कहीं पे एयर कूलिंग नहीं होती है, तो उसी तरह का एनवायरनमेंट अपने रूम में जनरेट करने की कोशिश करें। एयर कंडीशनर्स में अभी दिन के टाइम में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम में भी वहाँ पे उसी तरह का सिचुएशन होगा, इसीलिए वही माहौल हमें घर में सिमुलेट करना है। तो 9 से 12 के बीच में पानी की बॉटल रखी हुई है, आप कहीं उठ के नहीं जा रहे हो, और ऐसी 2:30 से 5:30 के बीच में भी आप अपने चेयर पर बैठ के पढ़ रहे हो। और इस टाइम पे मेजर ट्राई करें कि आप क्वेश्चंस को, जो मैंने बोला टेस्ट पेपर्स को रिविजिट करना है, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स है उनको रिविजिट करना है। तो ये 9 से 12 और 2:30 से 5:30 के बीच में क्वेश्चन सॉल्विंग का, उनके रिहर्सल का ही काम करें, ताकि आपकी माइंड की रिदमिक प्रैक्टिस रहे उस ड्यूरेशन में एक्टिव रहने की। तो ये हमें शेड्यूल्स का ध्यान रखना है। अब बात आती है खाने की। तो क्योंकि सुबह 9 बजे एग्जाम देने जाना है, घर से 8 बजे रिपोर्टिंग करनी है, 7:30 7 बजे निकलना होगा, ब्रेकफास्ट उसके पहले करना होगा। तो बच्चों, अब 6-7 दिन उसी शेड्यूल को फॉलो करो। सुबह टाइमली उठो, नहा के अपना ब्रेकफास्ट करो, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करने बैठो, है ना। ब्रेकफास्ट सुबह टाइमली हो जाना चाहिए और थोड़ा लाइट ही होना चाहिए, ताकि 9 से 12 के स्लॉट में अपन लेथार्जिक फील नहीं करें, अच्छे तरह से पढ़ाई कर पाएं। ऐसे ही 12 बजे जैसे एग्जाम से छूटेंगे, तो मैंने
स्टूडेंट्स को मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि सबसे पहले अपने को खाना खा के फ्री होना है, ताकि 2 घंटे में स्टमक सेटल डाउन हो जाए, जितना ब्लड सर्कुलेशन स्टमक को चाहिए वो हो जाए पूरा, और वापस से दिमाग में ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से अच्छी तरह से आ जाए। तो इसलिए जैसे ही 12 बजे का आपका स्टडी शेड्यूल फिनिश होता है, आप इमीडिएटली खाना खाएं और खाना खाने के बाद में हाफ एन आवर का रेस्ट करें। तो इस तरह से 9 से 12 के बीच में आपने पढ़ाई करी और बीच के ड्यूरेशन में आपने लंच करके रेस्ट किया, और फिर उसके बाद में थोड़ा नोट्स को रिवाइज करना है अपने को 1 से 2 के बीच में, क्योंकि अपन जब एग्जामिनेशन सेंटर पे होंगे तब भी वहां पे अपने पास 1.5-2 घंटे का टाइम होगा, और उस टाइम में हम खाना खा के रेस्ट करने के बाद में रिवीजन ही करेंगे, क्योंकि ऐसे खाली बैठेंगे तो दिमाग स्ट्रे इधर उधर घूमेगा। तो उससे बेटर है हम अपने दिमाग को लो लेवल पे, मीडियम लेवल पे ऑक्यूपाई करके रखें, सो दैट स्ट्रे थॉट्स नहीं आए। तो वही प्रैक्टिस अपन इन 5-6 दिनों में करेंगे कि खाना खा लिया, रेस्ट कर लिया, और उसके बाद में अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं। तो 1 से 2 के बीच में अपने नोट्स को रिवाइज करने का काम कर सकते हैं। एंड ऐसे ही लंच भी अपना लाइट रहना चाहिए, सो दैट अपने को फिर से जो अपना 2 to 5 वाला स्लॉट है उसमें लेथार्जिक फील नहीं हो, अपना ब्रेन अच्छी तरह से एक्टिव रहे। बच्चों, पर्सनल केयर के फ्रंट पे ही अपने को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रहना है। गर्मी का टाइम है तो लगातार पानी पीते रहना जरूरी है, ताकि दिमाग एक्टिव रहे, हम डल नहीं हो। शाम को खाना खाने के बाद में आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अपने अकेले में वॉक करें, चाहे छत पे करें, चाहे गार्डन में करें, चाहे आप रोड साइड पे करें, बट थोड़ा वॉक करें, और पूरे दिन भर में आपने जो पढ़ाई करी है, जितना अच्छी तरह से आपने रिवीजन किया है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उन सबको रिकॉल करके थोड़ा सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन डिराइव करें, अपने साथ एक अच्छी फीलिंग जनरेट करने की कोशिश करें, और रात में अपने को टाइमली सोना है। तो ये हमारा पर्सनल केयर के फ्रंट पे पार्ट रहा। अब अपन बात आते हैं माइंडसेट पे। बच्चों, जो जेईई एडवांस का एग्जाम है वो आपकी मेंटल टफनेस का एग्जाम है। बहुत बच्चों को थ्योरी अच्छी तरह से आती है, कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरह से आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी तरह से आती है, बट एग्जाम में डरे हुए जाते हैं, कॉन्फिडेंस उतना बढ़िया नहीं होता है, माइंडसेट अंदर से उतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो जेईई एडवांस प्योरली मेंटल टफनेस का एग्जाम है। भाई आप देखो 30 से 35% के मार्क्स पे ऑन एन एवरेज आप 15,000 के अंदर आ जाते हो। दैट मीन्स जो 2 लाख में से 15,000 बच्चों को हटा दें तो 2.25 लाख से ज़्यादा बच्चे आपका 40% से ज़्यादा पेपर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो पेपर आपको मालूम है डिफिकल्ट होता है, क्वेश्चंस डिमांडिंग होते हैं, और ऐसा होता है कि आप स्क्रीन पे बैठे हो और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस लगातार आपसे नहीं हो रहे हैं, और 4th क्वेश्चन फिर आपसे हो रहा है, बट क्योंकि 3 क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया ऑन द स्पॉट, आप थोड़ा सा हौच पौच हो गए, टेम्परामेंट बिगड़ गया, और 4th क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाए जो कि आप कर सकते थे। तो अगेन मैं बोलूंगा यहां मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है, माइंडसेट का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो कैसे अपने माइंडसेट को इन 6 दिनों में और बढ़िया कर सकते हैं अपन? पहली चीज, आप बच्चों पिछले 2 सालों से या 3 सालों से या 1 साल से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो। यस, डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हुई है, थोड़ा बहुत स्क्रीन पे टाइम खराब किया है, फ्रेंड्स पे टाइम खराब किया है, इधर उधर टाइम खराब किया, जो इस प्रिपरेशन का पार्ट है। यार रोबोट तो है नहीं कि चाबी भर दी और 16 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं। आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो टाइम इधर उधर जाएगा ही। तो जैसा आपके साथ गया है वैसा बाकी बच्चों के साथ भी गया है। तो मेरा आपको ये कहना है कि अपनी प्रिपरेशन के साथ एक अच्छी फीलिंग डिराइव करने की कोशिश करो कि यस, इन स्पाइट ऑफ फ्यू मिस्टेक्स, केयरलेसनेसेस, ओवरऑल मैंने मन लगा के, दिल लगा के अच्छे तरह से पढ़ाई करी है, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पेपर्स दिए हैं, पेपर्स का एनालिसिस किया है, डाउट्स डिस्कस किए हैं, दोस्तों में, टीचर्स से डिस्कशन किया है। आई एम थॉरोली प्रिपेयर्ड। जितना मैं अपनी लिमिट्स में कर सकता था, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैंने वो सब किया है। तो बच्चों, अपनी प्रिपरेशन के साथ एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग बहुत जरूरी है। वो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी। एग्जाम में जाने से पहले आप स्ट्रांग फील करोगे। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन के साथ में चीयरफुल हो, आप अपनी प्रिपरेशन को लेवल को एक्सेप्ट कर रहे हो और एक अच्छी फीलिंग अंदर अपने डिराइव कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि एग्जाम में थोड़ी अनसर्टेनिटी, थोड़ी अनश्योरिटी, स्केरी फीलिंग जेन्युइन है, क्योंकि नया पेपर है ना। आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको परफॉर्म करना है, तो ये सब जेन्युइन है। बट इस अनसर्टेनिटी को, इस स्केरी फीलिंग को, इस अनश्योरिटी को आप अपने एक्सपीरियंस से रूल आउट करने की लगातार कोशिश करो। ये आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, भाई आपने लास्ट 5-6 टेस्ट दिए हैं, है ना, जेईई एडवांस के 23, 22, 21 इनके टेस्ट दिए हैं। तो आप देखो 19 का पेपर उठाओ और 19 के पेपर को 20 के पेपर से कंपेयर करो।
तो 20 का पेपर 19 के पेपर से कितना डिफरेंट है? 2020 में जब बच्चे एग्जाम देने गए थे तो 2019 तक का पेपर उनके पास अवेलेबल था। तो आप ये देखो 19 से 20 में कितना चेंज आया। थोड़ा बहुत कहीं पे सपोज न्यूमेरिकल वैल्यू का क्वेश्चन आ गया, या मार्किंग स्कीम चेंज हो गई, या कुछ और पैटर्न में चेंज हुआ, कहीं कुछ क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट थे, बस इतना ही चेंज हुआ। फिर 20 से 21 को कंपेयर करो तो आप देखो फिर से कुछ मार्किंग स्कीम चेंज हुई है, कुछ क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, डिफिकल्टी में थोड़ा अप एंड डाउन हुआ है। तो आप देख रहे हो लास्ट 5 टेस्ट, लास्ट 5 ईयर्स से कि 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 थोड़ा थोड़ा हर साल चेंज है। तो ऐसा ही 23 से 24 में भी थोड़ा बहुत चेंज होगा, जिसकी ऑलरेडी आपने अपने इंस्टीट्यूट्स पे प्रैक्टिस करी हुई है। एंड स्टिल देयर विल बी सरप्राइजेस। सरप्राइजेस का जो परसेंटेज होगा वो जैसे 19 से 20, 20 से 21 में था, उसी तरह से 10, 20, 25% के अराउंड होगा। और उतना सरप्राइज को हैंडल करने के लिए वी आर वेल इक्विप्ड। तो फिर क्या अपने को अनसर्टेनिटी दिमाग में रखनी है, क्यों अपने को स्केरी फीलिंग रखनी है? फिर क्वेश्चंस की बात करें तो आपके एक्सपीरियंस से आपको थॉरोली आइडिया है कि यार कोई भी पेपर ले लो, क्वेश्चंस 3 ही कैटेगरी में आते हैं। एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट एप्लीकेशन के, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के इजी कैटेगरी होते हैं। सेकंड जो कि प्रोसीजर बेस्ड होते हैं, जिनमें एक सेट प्रोसीजर फॉलो करना होता है और कुछ स्टेप्स में कैलकुलेशन करके आंसर निकालना होता है। और थर्ड जहां पे कि क्रिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें कि आपको मल्टीपल चैप्टर्स के मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को असिमुलेट करके और थोड़ा और सोच के एनालिटिकल थिंकिंग के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो अल्टीमेटली जो 24 का पेपर होगा उसमें भी तो इसी 3 तरह की कैटेगरी के क्वेश्चंस होंगे, और आप हर क्वेश्चन को रीड करोगे, 2 बार अच्छी तरह से रीड करोगे, और उसके बाद यदि आपकी विद इन रीच क्वेश्चन है तो आप सॉल्व करोगे। अदरवाइज उस क्वेश्चन को जेंटली ड्रॉप करते हुए, बिना अपने टेम्परामेंट में, माइंडसेट में कुछ भी फ्लक्चुएशन आए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाओगे। आपने पहले भी टेस्ट में इसी तरह से प्रैक्टिस करी है। तो यही अपने आप को बार बार रीअश्योर करना है कि भैया जो भी चेंजेस आएंगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, अल्टीमेटली मुझे तीनों क्वेश्चंस, 3 ही कैटेगरी होगी क्वेश्चंस की, और उनकी क्वेश्चंस के मेरिट के हिसाब से मुझे कॉल लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट मैच जब होता है तो हर बैट्समैन हर मैच में सेम स्कोर नहीं करता है। डिपेंड करता है कि पिच की कंडीशंस क्या है, सामने वाला बॉलर कैसा है, बॉल किस तरह की आ रही है। कई बार बॉल बहुत अच्छी आती है तो आपको डिफेंसिव प्ले करना होता है, बॉल लूज आ रही होती है तो आप आराम से शॉर्ट प्ले करते हो। सिमिलरली क्वेश्चन की मेरिट के हिसाब से अपन ऑन द स्पॉट कॉल लेंगे। यदि क्वेश्चन बहुत डिमांडिंग हुआ, अपनी रीच के बियॉन्ड होगा, हम एक स्माइल के साथ में उसको छोड़ देंगे कि यार जेईई एडवांस का टिपिकल क्वेश्चन है, लोगों से ऑल इंडिया में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, मेरे से भी नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बार बार अपने आप को जेईई एडवांस के पैटर्न से, क्वेश्चंस के पैटर्न से फेमिलियर कराना बहुत जरूरी है, सो दैट आपके दिमाग में एक श्योरिटी रहे। आप कोई नया काम करने नहीं जा रहे हो, पिछले 2, 3, 1 साल से जो प्रैक्टिस कर रहे हो उसी को आप अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम में करने जा रहे हो। तो इस तरह से अपने दिमाग से स्केरी फीलिंग, अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग को निकालना है। बच्चों एक और चीज़, कई बच्चे इस समय जो गलती करते हैं, मेरा जो स्टूडेंट से इंटरेक्शन होता है, जो इंस्टीट्यूट पे मार्क्स आ रहे हैं, सपोज इंस्टीट्यूट पे आपके अराउंड 40% मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको लगने लगता है कि यार 40% के अराउंड ही मार्क्स आ पाएंगे, या इंस्टीट्यूट पे आपके सपोज 35% मार्क्स आ रहे हैं या 60% मार्क्स आ रहे हैं, और बच्चे उसके बेसिस पे अपनी रैंक एक्स्ट्रापोलेट करने लग जाते हैं, अपना सिलेक्शन एक्स्ट्रापोलेट करने लग जाते हैं। तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली कि एग्जाम में आपको किसी भी तरह के स्कोर की या रैंक की कुछ भी पहले से थॉट लेके नहीं जाना है। आप बिल्कुल ओपन हो, जैसा पेपर आएगा उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस होंगे मैं अपनी कॉल लूंगा, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल वे में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो दिमाग में रैंक प्रिडिक्ट करना, स्कोर्स प्रिडिक्ट करना, क्या होगा, कौन सी कॉलेज में जा पाएंगे, मेरी तो कंप्यूटर साइंस चाहिए, कंप्यूटर साइंस मिलेगी नहीं मिलेगी, आपको इन थॉट्स को दिमाग में आएंगी तो, बट अपने आप को बार बार समझाना है कि यार इन सब से कुछ भी नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं जैसा पेपर अटेम्प्ट करूंगा उसके हिसाब से स्कोर्स आएंगे। तो आई शुड कॉन्सेंट्रेट अपॉन माई एक्शंस कि अब इन 6-7 दिनों में मैं अपने एक्शंस और बेटर कैसे कर सकता हूँ, माइंडसेट बेटर कैसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपने दिमाग में जो भी चीज़ें आ रही है उनको हैंडल करोगे। बच्चों लास्ट के पोर्शन टाइम में एक माइंड में ना रिलैक्सेशन वाली फीलिंग आती है, कामनेस वाली फीलिंग आती है, कंटेंटमेंट वाली फीलिंग आती है। मैं आपको वही ढूंढने के लिए कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा रिलैक्स, थोड़ा काम, थोड़ा कंटेंटेड फील कराने की कोशिश करो। यार मेहनत की है, प्रिपरेशन की है, अच्छी तरह से पढ़े हैं, एंड आई एम प्रिपेयर्ड, जो होगा मैं देखूँगा।
तो एग्जाम के रिजल्ट से जो डिटैचमेंट वाली फीलिंग होती है ना, वो एक्चुअली बहुत पावरफुल होती है। यदि आप इस समय अपने आप को रिजल्ट से, आउटकम से डिटैच कर लेते हो, आप हर तरह के आउटकम के लिए थॉरली प्रिपेयर्ड हो कि जो होगा मैं देखूंगा, मैं जितने एक्शंस कर सकता था, मैं जो कर सकता था वो मैंने अच्छी तरह से किया, मैं अब मेंटली प्रिपेयर्ड हूं, जैसा रिजल्ट आएगा, जो भी आएगा आई वुड एक्सेप्ट, मैं बस अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो रिजल्ट से जितना डिटैचमेंट ला सकते हो, आउटकम से जितना डिटैचमेंट अपने आप में ला सकते हो, और अपने एक्शन से, अपनी पढ़ाई से, अपने एफर्ट से जितना हैप्पीनेस, जितना प्लेजर डिराइव कर सकते हो, उतना ही आपका माइंडसेट मजबूत रहेगा, चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों का अच्छी तरह से ध्यान रखना है इन 6-7 दिनों में। मतलब ये 6-7 दिन ऐसे बीतने चाहिए कि अपन कभी मुड़ के देखें तो लगे यार क्या मस्त टाइम था, कितना मस्त होकर पढ़ाई करी थी, कोई चिंता नहीं की थी, बढ़िया तरह से रिवीजन किया था और बहुत थॉरोली मज़ा आया था प्रिपरेशन में। तो एग्ज़ाम मतलब एक्साइटमेंट, एग्ज़ाम मतलब कि चीयरफुल फीलिंग कि यार करेंगे, एग्ज़ाम को हेड ऑन फेस करेंगे। किसी भी इवेंट में आप अच्छा तभी कर पाते हो जब आप उसके लिए एक्साइटेड होते हो, जब आपके अंदर एक्सुबरेंस होता है, आपके लिए चीयरफुल फीलिंग होती है अंदर, तो ही आप अपना बेस्ट पॉसिबल दे पाते हो। तो इन 6-7 दिनों में आपको फोर्स करना है अपने आप को कि आप खुश हो, आप रिलैक्स्ड हो, आप काम हो, आप कंटेंटेड हो, एट द सेम टाइम एक्साइटेड हो, और दिमाग में कोई भी किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग आती है उसको अपनी प्रिपरेशंस के बेसिस पे आप थॉटफुली उसको रूल आउट कर रहे हो और पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगेन आई वुड से स्टे कनेक्टेड विथ योर टीचर्स, स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स, और हो सके तो इंस्टीट्यूट जाना है, टीचर्स से मिलना है, डाउट्स पूछने के बहाने ऑटोमेटिकली आपकी बात भी हो जाएगी और आप बहुत अच्छा फील करोगे। तो बच्चों, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट, मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्ट मतलब मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। यदि आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप प्रिपरेशन में लास्ट तक टिके हुए हो, और एज अ मेंटोर मैं उन बच्चों का हाईली रिगार्ड करता हूं जो कि इस प्रिपरेशन में लास्ट तक कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज एज अ मेंटर आई नो कि इस प्रिपरेशन में लास्ट तक बने रहना कितना डिफ़िकल्ट है, ये पढ़ाई कितनी डिफ़िकल्ट है, इस पढ़ाई में क्वेश्चंस को सॉल्व करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो लास्ट तक जो बच्चे बने रहते हैं वो डेफिनेटली अच्छा करते हैं। तो हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ में है। ऑल द बेस्ट।